गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेड ऑफ फिजिक्स। और इस चैनल में हम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ाते हैं। और आज हम क्लास 11 की सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें हम वेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रेफरेंस से अगर आप आ, इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो आगे हमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जब हम न्यूटन लॉज पढ़ेंगे, वहां पर जब हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग, है ना। सो देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस बात को समझें कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या, यानी क्या। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। देखो, रेजोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है, तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेक, किसी चीज को तोड़ना, रिजोल्व करने से, है ना। रिजोल्व वर्ड आपको पता है, यू नो व्हाट इज रिजोल्व? रिजोल्व इज टू ब्रेक समथिंग, है ना। सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मीन्स वी हैव टू ब्रेक अ वेक्टर। व्हाट डू यू मीन ब्रेकिंग अ वेक्टर? जैसे मान लो मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, लेट अस कंसीडर कि मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ। सो वी हैव अ वेक्टर, चलिए एक वेक्टर ले लेते हैं। सो मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ, दिस इज अ वेक्टर, है ना। कोई भी एक रैंडम वेक्टर ले लिया मैंने, आप इसको कहीं पे रख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ ले लिया। अब देखो, अब लेट अस कॉल दिस वेक्टर एज आर वेक्टर। दिस इज आर वेक्टर, इट हैज सम डायरेक्शन एंड सम मैग्नीट्यूड, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो अब देखो, मान लो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वेक्टर को दो वेक्टर्स की सम की टर्म में लिखना है। मतलब मुझे ये वेक्टर दिखाना है दो वेक्टर्स के सम की फॉर्म में, है ना। हमने ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो है वो बनाया है। तो हम कैसे दिखा सकते हैं? देखो, सबसे पहले मैं इस वेक्टर की हेल्प से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल। तो अगर मैं एक ट्राइंगल, अब ट्राइंगल आप कैसा भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे एक ट्राइंगल बना लिया, लेट अस कंप्लीट अ ट्राइंगल। मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन में दिखा सकता हूँ। चलो सॉलिड लाइन में ही दिखाते हैं, डॉटेड में ठीक नहीं रहेगा। सो आई विल टेक दिस एज अ, चलिए मैं हाँ ओके, तो लेट अस टेक एक और वेक्टर ले लेता हूँ। मेरे को एक मिनट, एक ये ओके, और एक और वेक्टर ले लेता हूँ। ओके, अब ये बन गई एक ट्राइंगल। और लेट अस कॉल दीज टू वेक्टर्स जो ये और बनाए मैंने, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले एक आर वेक्टर लिया, दिस इज योर गिवन आर वेक्टर, ये वाला वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर जो है, इसके साथ मैंने दो वेक्टर और बना लिए, दिस इज ए, दिस इज बी, और एक ट्राइंगल बन गया ना। आई कैन कॉल दिस ट्राइंगल एज एबीसी। सो फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? आई कैन राइट आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियरली ट्राइंगल लॉ से ये है ना। मतलब आर जो है ए और बी का सम है, आर जो है वो ए और बी का सम है। या फिर ओके, आप इसको पैरेलली भी शिफ्ट कर सकते। बी वेक्टर को अगर आप पैरेलली शिफ्ट करो, इफ यू शिफ्ट बी वेक्टर पैरेलली, ये आपका बी वेक्टर है। सो हाउ वी, अब देखो, जैसे मैं बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर लूं, जैसे मान लो मैंने इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। इफ आई वांट टू शिफ्ट दिस बी वेक्टर पैरेलली एंड यहां पर लेके आता हूं मैं। ओके, बी वेक्टर को मैंने पैरेलली यहां पे ले लिया। अगेन बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर भी आर वेक्टर जो है वो किस किस का सम दिख रहा है यहाँ पे, ए और बी का। एक पैरेललोग्राम बन जाता है ना, दिस इज अ पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम में आपको दिख रहा है कि ए, अब बी भी यहाँ पर आ जाएगा ना, बी को यहाँ से हम हटा देंगे। इफ वी रब द बी फ्रॉम देयर एंड राइट इट हेयर, ये आ गया आपका बी वेक्टर। अब तो अगेन दिस इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी।
तो मेरे पास आर वेक्टर था और इसको मैंने दो वेक्टर्स की सम की फॉर्म में लिखा, ए एंड बी, मतलब तोड़ दिया आर वेक्टर को, ब्रेक कर दिया दो डायरेक्शंस में, ए एंड बी। दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और यही एक तरीका नहीं है आर वेक्टर को आप रिजोल्व करने का, आप इसको अलग तरीके से भी रिजोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यही वेक्टर है, मैं दोबारा से इसको रिजोल्व करूंगा, लेकिन दो अलग कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजोल्व करूंगा। कैसे? लेट मी टेक दिस। तो इसको मैं दोबारा से, ये हमने ओरिजिनली पहले ट्राइंगल में बनाया था, फिर पैरेललोग्राम बनाया था। सो मैं क्या करता हूँ, सो दिस इज आर वेक्टर ए प्लस बी। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस आर वेक्टर को दो और वेक्टर्स की फॉर्म में, इसको यहां से देखो हटा लेंगे, इसको यहां से हटा देते हैं, ये वेक्टर भी हटा दिया, एंड ये वेक्टर भी यहां से हटा देते। अब सेम यही वेक्टर था आपके पास, मैं इसको रब कर देता हूँ, ये वेक्टर था आपके पास। अब इसको मैं दो डिफरेंट वेक्टर्स में रिजोल्व कर लेता हूँ, तो मैं दो अलग और दो वेक्टर बनाऊंगा दैट इज डिफरेंट, दैट आर डिफरेंट, है ना। तो कौन से होंगे? देखो, मान लो मैंने एक और वेक्टर बना लिया ऐसे, ओके, इस तरह से बना सकते हैं, डजंट मैटर। और एक और वेक्टर बनाएंगे, दो वेक्टर और बना रहे हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर एक और ट्राइंगल बन गया ना, दिस इज अनदर ट्राइंगल एंड यू कैन कॉल दिस टू वेक्टर्स एज। तो यहाँ पर ये जो दो आपके पास निशान बन गए पहले आप इनको, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो दो वेक्टर और बन गए ना, इनका नाम और रख सकते हो। अगेन दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, है ना। यू कैन ऑल्सो पैरेलली शिफ्ट द वेक्टर बी टू द दिस पॉइंट, थोड़ा सा नीचे, है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो अगेन पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा, ओके। सो बी आप इस साइड लिखेंगे, अब जो बी वेक्टर है ना, नॉट बी नाउ, है ना। तो दिस इज योर बी वेक्टर। सो अगेन आर वेक्टर इज ए प्लस बी, अगेन आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये दूसरा तरीका हो गया, है ना। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि अगर आपके पास कोई भी एक गिवन वेक्टर है ना, तो यू हैव नंबर, ये कोई भी एक रैंडम वेक्टर है, दिस इज आर वेक्टर। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं आपके साथ रैंडम नंबर, देयर आर मेनी वेज, है ना, मेनी वेज, जिन वेज से आप इस आर वेक्टर को दो वेक्टर की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यू कैन कॉल दिस एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब अब देखो, इसी रेजोल्यूशन में अब हमें पता चल गया रेजोल्यूशन क्या है, एक वेक्टर को दो हिस्सों में, दो डायरेक्शंस में ब्रेक करना, है ना। अब जैसे मान लो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, लेट अस टेक अनदर स्लाइड एंड चलिए एक और लेते हैं, दिस इज प्लस एंड ओके। तो देखो, मान लो एक और वेक्टर बना लेता हूं मैं यहाँ पे, आई विल टेक अनदर वेक्टर दिस, ओके, ओके। चलिए जी, अगेन मैं इस वेक्टर को क्या करूंगा, दो हिस्सों में रिजोल्व करूंगा, दो वेक्टर्स में रिजोल्व करूंगा बाय पैरेललोग्राम वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ से। लेकिन वो जो दो वेक्टर्स होंगे, वो जो दो वेक्टर्स होंगे, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दिस इज योर आर वेक्टर, मैं इसका नाम रख लेता हूँ आर वेक्टर, और इसको मैं दो वेक्टर्स की फॉर्म में रिजोल्व करूंगा। तो कैसे रिजोल्व करूंगा? आई कैन रिजोल्व, सबसे पहले देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, ये देखो, ये यहाँ पर एक वेक्टर लाएंगे, दिस इज वन वेक्टर, ठीक है। अनदर वेक्टर इज, एक और वेक्टर ले लेंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा बन गया ना, ओके। देखो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाना है, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको यहाँ से। अब इस वाले वेक्टर को, ये जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर, इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ पैरेलली इधर, ओके। तो इस टाइप का एक फिगर बन गया। और इस फिगर में इन दो वेक्टर्स के नाम भी रख लेते हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, ठीक है। और इस फिगर को जरा ध्यान से देखो, आप इस फिगर जरा ध्यान से देखो, अगेन इन दिस फिगर, इन फिगर, अगेन इन दिस फिगर, थोड़ा कलर डिफरेंट ले लेते हैं ना,
लेट अस टेक ब्लू कलर है। ओके, तो इन फिगर में आप देखें तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना। अगेन हमने आर वेक्टर को ए और बी में रिजोल्व कर दिया। आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आप इसको पैरेललोग्राम ला से देख सकते हैं ना, ये पैरेललोग्राम बन जाता है। सो आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट यहाँ पर एक और कंडीशन है कि ये जो दो वेक्टर हैं जो आपने लिए हैं ए और बी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है ना, वेयर ए इज परपेंडिकुलर टू बी है ना, वेयर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। सो इफ दिस कंडीशन होल्ड, मतलब हमने आर को ए और बी के टर्म्स में लिखा और ए और बी जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल है, ऑब्वियसली मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था पहले। तो इट मीन्स ए एंड बी आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर। अगर ये कंडीशन है, आर वेक्टर को हम दो वेक्टर्स की फॉर्म में रिजोल्व करें इस तरह से कि वो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो वो उसके क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए ए और बी। अगर हम कार्टेशियन सिस्टम लें ना, इफ यू टेक कार्टेशियन सिस्टम, अगर हम इसको रब कर लेते हैं, इफ यू टेक कार्टेशियन सिस्टम, लेट अस टेक एंड रब दिस ऑल। तो हम एक कार्टेशियन सिस्टम लेंगे, मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो क्या होगा, तो चलिए लेते हैं। सबसे पहले मैं इन वेक्टर्स को डिलीट कर देता हूं। तो ये मैंने वेक्टर्स यहां से कर लिए रिमूव। अब देखो, अब हम कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे। तो कार्टेशियन सिस्टम बनाने के लिए लेट अस टेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ना। सो मैंने ले लिया यहाँ पे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस है ना। ओके, थोड़ा सा वाई एक्सिस आपका टेढ़ा हो गया आई थिंक, डिलीट कर दो। पहले मैं एक्स एक्सिस को ये आपका एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस है ना। सो दिस इज अ कार्टेशियन सिस्टम। लेट अस सपोज कि ये कार्टेशियन सिस्टम है। अब इस कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करते हैं एक वेक्टर। So let us draw a vector. Let us draw a vector. This is a vector. Okay. Okay, ये वेक्टर है। अब मैं इस वेक्टर को क्या करना चाहता हूं, what I want to do with this vector, important ये प्रोसेस है। अब इसके कंपोनेंट बनाएंगे, लेकिन पहले इस वेक्टर का मैं नाम लिख लेता हूं। लेट अस कॉल दिस वेक्टर एज अगेन आर वेक्टर। अब ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आर लिख रहा हूं। ठीक है, और लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे वो एक अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक अलोंग एक्स एक्सिस बनाएंगे, एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा इसका है ना, थोड़ा सा जरा इसको मैं एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। एक्स यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वाई एक्सिस पे। सो जहां पर ये परपेंडिकुलर मीट कर रहे हैं ना, तो उतनी लेंथ का ये ओरिजिन से इस लेंथ तक ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर बनेगा, लेट अस कॉल दिस एज, I will not call it as a vector, it is called as rx। ठीक है, and this vector vertical direction में जो वेक्टर that is called as ry। so this rx and ry are the two components along x axis and y axis of the r है ना। मतलब क्या हुआ कि इस r वेक्टर के rx and ry दो कंपोनेंट है, एक x axis के along और एक y axis के along। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, यहाँ पर पैरेललोग्राम ला लगाओ भाई, ये एक स्क्वायर बन गया तो आप, सॉरी रेक्टेंगल बन गया तो आपको पता है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। तो इट मींस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। सो यहां पर ये आर एक्स एंड आर वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये इनके क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो क्वेश्चन ये उठता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स
जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दे आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बट जनरली हम कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं और उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होती हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा कंपोनेंट जो बनेगा उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब देखो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, आई कैन राइट एज आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो आर एक्स वेक्टर है मीन्स एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन के अगर फॉर्म में लिखूं तो आर एक्स इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसकी आई कैप, बिकॉज आपको पता है एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन आई कैप से रिप्रेजेंट होता है। एंड वाई वाला डायरेक्शन कैसे होगा, आर वाई जे कैप। सो ये जो बना यहाँ पे, दिस इज अ वे, इसका मतलब है हम किसी गिवन आर वेक्टर को, अगर हमारे पास एक गिवन आर वेक्टर है कार्टेशियन सिस्टम में, तो वी कैन राइट दैट वेक्टर इन इन द फॉर्म ऑफ आई एंड जे। आई के साथ कोई नंबर लगा होगा, आर एक्स एक नंबर होगा, एक स्केलर होगा, आर वाई भी एक स्केलर होगा, नंबर होगा। मीन्स ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज द मैग्नीट्यूड कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ आई बात। दिस इज हाउ यू कैन राइट एनी वेक्टर। इट मीन्स, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने, मान लो मैं लिख सकता हूं मेरे पास आर वेक्टर है दैट इज 3i कैप प्लस 5j कैप। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड 3 है एंड वाई एक्सिस के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड 5 है। मीन्स लेट अस सपोज कि मैं एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसे ना, तो उसका एक्स कंपोनेंट 3 है एंड वाई कंपोनेंट 5 है। मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग 3 न्यूटन फोर्स है, वाई एक्सिस के अलोंग 5 न्यूटन। इसका ये मतलब है ना, ये मतलब ये जो बीच वाला फोर्स है ये इसका एक्स कंपोनेंट 3 न्यूटन है, वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन। ये मतलब होता है एक वेक्टर का ना। सो इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है, आर डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है, तो इट मीन्स कि वो एक्स एक्सिस में भी उसका वेलोसिटी है और वाई एक्सिस में भी है। एक्स एक्सिस में उसका वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड होगा, वाई एक्सिस में जो है वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा। समझ आई बात आपको? समझ आई बात? दिस इज हाउ वी कैन रिजॉल्व द वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और यहां से क्लियर हो जाता है कि कोई भी गिवन वेक्टर है, मींस मतलब ऐसे कह सकते हैं हम कि मान लो मेरे पास कोई भी एक गिवन वेक्टर है, यहां से हमें क्लियर होता है कि हम किसी भी वेक्टर को आई एंड जे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास एक वेक्टर है, कोई भी गिवन वेक्टर लिख देता हूं मैं, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई गिवन वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसका मतलब है कि इसको मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो किसी भी वेक्टर का 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम में जनरल फॉर्म ये होता है, आई कैप और जे कैप की फॉर्म में। अगर 3 डायमेंशन है, अगर इन 3 डायमेंशन की हम बात करें, अगर आप 3 डायमेंशन की बात करो तो यू कैन राइट ए वेक्टर एज ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो इन 3 डायमेंशन if you involve x axis, y axis and z axis, so then आपके पास k कैप भी ऐड हो जाएगा, बिकॉज z एक्सिस में भी एक कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात आपको? वेरी गुड। देखो इसमें एक और चीज बताता हूँ आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो चीज क्या है, लुक, चलो ये तो समझ में आ गया हमें कि कार्टेशियन सिस्टम है, उसमें भाई वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं एक्स वाई। अब जो मेन एक्स और वाई कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ आपको। अगेन आई विल टेक द कार्टेशियन सिस्टम, और सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज वाई एक्सिस, ओके। चलिए चलिए थोड़ा सा इसके नाम वाम रख लेते हैं। दिस इज, वो है ना, अंडरस्टूड है, ये लाइंस हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अंडरस्टूड है आपको। दिस इज एक्स वाई जेड है, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके। सो लेट अस ड्रॉ अ वेक्टर, दिस, लेट अस ड्रॉ अ वेक्टर। तो यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये आ गया जी वेक्टर आपका। इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, ओके, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से दोबारा इसको करना पड़ेगा, ओके। तो ये यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है। लेट अस कॉल दिस वेक्टर एज एनी नेम यू कैन गिव टू इट, दैट इज आर वेक्टर, आर वेक्टर है ना। चलिए अब मान लीजिए कि मुझे इसके दो कंपोनेंट, देखो ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे,
तो जहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, लेट दिस पॉइंट इज एज एम, और एक परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे, लेट द परपेंडिकुलर इज एन, है ना। तो इस पॉइंट को आप पी लिखते हो, तो पी एम एंड पी एन दो परपेंडिकुलर हो गए। लेट दिस एंगल इज थीटा, लेट दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। सो इसका ओ एम वेक्टर जो है वो, ये ओ एम वेक्टर जो आपको दिख रहा है, ये आर का एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। और ओ एन वेक्टर जो है ये आर का वाई कंपोनेंट है, यू कैन राइट इट एज वाई, ठीक है। मीन्स यू कैन राइट इट एज आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। इस तरह से मतलब हम आर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मुझे इस आर एक्स एंड आर वाई का मैग्नीट्यूड निकालना है ना। I have to find the Rx. What is Rx? Means I have to find the magnitude of Rx, जिसको आप सिंपली Rx भी लिख सकते हो ना, तो मुझे निकालना है। मतलब इस हॉरिजेंटल वेक्टर की लेंथ निकालनी है, बिकॉज लेंथ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। सो आई कैन राइट, देखो इन ट्राइंगल ओ एम पी, यहाँ पर ये वाला एंगल दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि आपके पास यही वाला एंगल दिया हो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ, वर्टिकल एक्सिस के साथ भी दिया हो सकता है, बट मैं अभी सिंपल केस ले रहा हूँ कि ये हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है। सो यहाँ से आप देख लीजिए व्हाट इज cos थीटा, cos theta, again this is a right angle triangle OMP. So cos theta is based upon hypotenuse, that is OM by OP. Again OM is nothing, OM is nothing but RX, है ना। OM is the RX, length of RX, है ना। And OP is, what is OP? OP is R. So what is the value of Rx? Rx is nothing but R cos theta. तो आप देखो आपको आर एक्स का वैल्यू मिल गया, आर एक्स का वैल्यू मिल गया आपके पास। मीन्स आर एक्स की जो लेंथ होगी ना, मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस के अलावा, दैट इज आर कॉस थीटा। सिमिलरली अब इसी तरह से अब मुझे निकालना है आर वाई, आर वाई तो उसके लिए क्या करूंगा, आर वाई डेफिनेटली आपका जो आर वाई है किसके बराबर है, एमपी के बराबर है ना। एमपी, अगर आप एमपी निकालेंगे तो आर वाई निकल जाएगा। तो इसी ट्राइंगल में साइन थीटा किसका होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू sin theta is mp upon OP, because perpendicular upon hypotenuse, तो mp किसके बराबर है, what is mp is ry, so this is ry upon r, तो again this is simply ry is equal to r sin theta, तो rx ry दोनों निकल गए, r cos थीटा और r sin थीटा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो अब हम r लिख सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, योर r वेक्टर इज इक्वल टू, अगर r को तो यहाँ पर लिखा हुआ r का वैल्यू, तो इसको ऐसे लिख देंगे आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। सो आई कैन राइट इट एज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स, दिस इज आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इधर लिख लेता हूँ दोबारा से इसको, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। This is how you can represent a vector in two-dimension Cartesian system. It is r cos theta and r sin theta. r cos theta I cap, r sin theta j cap. So means आप इसके horizontal and vertical component का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है तो। बस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और वेक्टर का एंगल पता होना चाहिए कि वो एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ या वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। ओके, बट मे बी ऐसा हो सकता है, मतलब मैं आपको एक और सिचुएशन दे सकता हूँ। लेट अस टेक अनदर सिचुएशन कि अगर मान लो कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एंगल ना देके वर्टिकल एंगल दिया हो, मतलब जो एंगल थीटा यहाँ पे आपके पास दिया है वो एंगल वाई एक्सिस के साथ अगर आपके दिया हो तो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। सो लेट अस टेक दिस सिचुएशन कि मान लो आपके पास ये एंगल, तो अगेन मैं ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस, एक्सिस पहले ड्रॉ करते हैं, दिस इज आई एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके हो गया। अब वेक्टर ड्रॉ करते हैं, दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर, चलो। और इस बार जो एंगल आपके पास दिया है दैट इज ये वाला एंगल, दिस इज थीटा। व्हाट विल हैपन इफ दिस इज द केस, अगेन आप यहाँ पे वही परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज आर वेक्टर, तो दिस इज आर एक्स कंपोनेंट है ना। तो आर एक्स की वैल्यू अब यहाँ पर क्या आएगी,
एंड आर वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगर थीटा यहाँ पर दे, यहाँ जब थीटा नीचे दिया था ना, तो दिस कंपोनेंट इज आर कॉस थीटा, बट अब थीटा वर्टिकल एक्सिस पे दिया है, तो योर वर्टिकल कंपोनेंट बिकम आर cos theta and your horizontal component become r sin theta. You can simply prove this. ये कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। अगेन आप इसको ट्राइंगल लेंगे तो ये cos थीटा कंपोनेंट बनेगा, ये sin थीटा। सीधी सी बात है, जिस लाइन पे थीटा है, थीटा की जो बेस है वो कंपोनेंट cos थीटा हो जाता है, और उसके अपोजिट वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी sin कंपोनेंट, है ना। समझ आई बात आपको? तो देखो अब सीधा जब आपको क्वेश्चन आएगा, जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा या जब आपने एग्जाम में रिजोल्व करना वेक्टर को, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप सिंपल देखो, जैसे मान लो मैं भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूँ दोबारा से। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, दूसरा लाइन ड्रॉ कर लिया ना। ओके ओके, सो ये दूसरा लाइन, ये कार्टेशियन सिस्टम हो गया। तो मान लो मैंने एक यहाँ पर वेक्टर बना लिया। ओके ठीक है, बना लिया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाओ जी। तो आपको इतना ताम झाम दोबारा से नहीं करना। आपको पता है कि भाई हाँ, बस ये जरूरी है कि आपको एक एंगल दिया होगा। मान लीजिए आपके पास ये एंगल है, कोई भी एंगल है, मान लीजिए एंगल है थीटा, तो आप अगेन सीधा बोलोगे दिस कंपोनेंट इज दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इस लाइन पे जो कंपोनेंट होगा ये वाला कंपोनेंट, दिस इज, अगर ये वेक्टर मान लो इस वक्त नाम हम ए लिख देते हैं, दिस इज ए कॉस थीटा, एंड डेफिनेटली इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बनेगा दैट इज ए साइन थीटा। ओके, क्लियर है बात? ओके चलो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, लेट अस टेक अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर है, ये वाला। मैंने दो वेक्टर बना दिए। चलिए अब उनके नाम लिख देते हैं। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा। नाउ माय क्वेश्चन इज फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, है ना। बी का कंपोनेंट निकालो ए की डायरेक्शन में, मतलब ये जो बी वेक्टर है ना, इसका ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। तो देखो आप क्या करोगे, बी से परपेंडिकुलर बनाओगे ए पे, तो जहां पर ये परपेंडिकुलर टच करेगा ना, तो यहां पर एक एरो बना लेता हूं मैं। तो ये जो वेक्टर है, इस पॉइंट को अगर मैं ओ बोलूं, इस पॉइंट को पी बोलूं, तो ये जो ओपी है ना, ओपी, दिस ओपी इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द ए, है ना। मतलब ए ओपी जो लेंथ है, ये लेंथ बता रही है कि बी का कितना कंपोनेंट जो है वो ए पे है। इसको हम प्रोजेक्शन ऑफ बी भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी होगी, अगेन दिस एंगल इज थीटा, तो ये जो ओ पी होगा, दिस ओ पी इज नथिंग बट दिस इज बी कॉस थीटा, बिकॉज दिस इज अगेन बेटा जैसे यहां पर था, इस ए का एक्स एक्सिस पे ए कॉस थीटा कंपोनेंट है, तो इस बी का ए पे कितना कंपोनेंट होगा, अगेन बी कॉस थीटा, ठीक है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बी का कंपोनेंट निकालो परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू ए, तो आप ए के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन ए, है ना। ये देखो, ये जो लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर टू द ए, और इस लाइन को, इस वेक्टर को हम बोलेंगे कि दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू द ए। और ये कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन, ये कितना होगा, दिस कंपोनेंट इज, दिस इज विल बी बी साइन थीटा। तो जो जिस पे थीटा दिया है दैट इज कॉस कंपोनेंट, उसके अपोजिट क्या, दैट इज साइन कंपोनेंट। क्लियर है बात आपको? सिंपल, हम किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, वाई वी वांट टू रिजॉल्व द कंपोनेंट। देखो इसका फायदा तब होता है जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम दी जाता है ना, जैसे मान लो कि भाई आपके सामने, जैसे वैसे तो अभी तो आप आगे पढ़ोगे उस चीज को, लेकिन मान लो मैं आपको एग्जांपल, मान लो मैं आपको बोला गया है कि आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है या किसी भी चीज पे एक हॉरिजॉन्टल टेबल ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे एक फोर्स आप इस तरफ लगा रहे हो, एक फोर्स इस तरफ लगा रहे हो, है ना। अब ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है ना, और बोला गया है कि ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो बताओ जी, मान लीजिए ऐसा कुछ है, मतलब ये तो अगर आप इन फोर्सेस को सॉल्व करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, मान लो मैं आपको बोलता हूं कि इसको ऐड करो, ये फोर्सेस कितने हैं, ऐड दीज टू फोर्सेस, तो हाउ वी विल ऐड,
भाई आप बोलोगे कि हमने पैरेललोग्राम लगाना है तो ऐड कर, वो एक अलग तरीका, वो एक तरीका सही है, आप लगा सकते हो, बट सबसे आसान तरीका है कि आप इन दो फोर्सेस को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। अगर आप यहाँ पर इस ब्लॉक पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे ना, मान लीजिए ये एक्स एक्सेस बना लिया आपने और ये बना लिया आपने वाई एक्सेस, तो ये दो वेक्टर जो हैं F1 एंड F2, इन दो वेक्टर्स के कंपोनेंट बनेंगे, एक्स एक्सेस में भी और वाई एक्सेस में भी। तो फिर F1 और F2 के जो एक्स एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट होंगे वो अलोंग द एक्स एक्सेस ऐड होंगे, और जो वाई एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट होंगे अलोंग द वाई एक्सेस ऐड होंगे। उनको आप सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। अलोंग एक्स एक्सेस अलग से फोर्स ऐड होंगे, अलोंग वाई एक्सेस। तो एक सिंपल प्रॉब्लम को जहां पर बहुत सारे वेक्टर्स एक्ट कर रहे हो ना एक साथ, तो वहां पर बड़ा आसान हो जाता है अगर हम उन वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग उनको अलग से सॉल्व करें। दैट्स व्हाई वी रिजॉल्व वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब हम एग्जांपल करेंगे आगे तो इट विल डेफिनेटली क्लियर। ठीक, चलो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ इसका, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। ठीक है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलिए, एग्जांपल क्या है, मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है। पहले मैं आपको सिचुएशन देता हूं। मान लो कि ये एक हॉरिजेंटल कोई, वन सेकेंड, हाँ दिस इज एक हॉरिजेंटल सरफेस है, और इस हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं ना, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, और चलिए हो गया। अब हम क्या करते हैं, सॉरी यहां पर दिखा देते हैं, ये आपका हॉरिजेंटल ग्राउंड आ गया और ये आपका इंक्लाइंड प्लेन आ गया। इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रख लेते हैं, दिस इज अ ब्लॉक। इस ब्लॉक का मास 2 kg है ना, 2 kg ब्लॉक है। चलो मास उधर लिख देते हैं, सॉरी लिख देते हैं ना, दिस इज 2 kg मास है ना। तो m इज 2 kg, इस ब्लॉक का मास 2 kg है, और यहां पर ये एंगल दिया है आपके पास 30 डिग्री, एंगल इज 30 डिग्री। ओके, हमारा क्वेश्चन है कि रिजॉल्व इट्स वेट, इसका वेट जो है ना उसको रिजॉल्व, वेट आपको पता क्या होता है, इसके वेट को रिजॉल्व करना है टू कंपोनेंट्स में। किन किन कंपोनेंट में, ये जो प्लेन है आपका, इस प्लेन का नाम भी लिख देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो अगर ये पॉइंट ओ है, ये पी है, ये क्यू है, तो ये आपका ओ क्यू प्लेन जो है ना, ओ क्यू प्लेन जिसपे ये रखा हुआ है, इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर इसके वेट के हमने कंपोनेंट्स बनाने हैं। मतलब सबसे पहले तो ये ब्लॉक का सेंटर पॉइंट मान लो यहाँ पर है, इसको मैं पॉइंट के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड करे लगेगा ना ऐसे, दिस इज द वेट। सॉरी, ये आ गया जी वेट, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, दिस इज वेट है ना। तो वेट एम जी नीचे की तरफ लगता है, आपको पता है। अब देखो इस वेट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो हमने इसके दो कंपोनेंट बनाने, कौन कौन से, एक इस इस प्लेन के अलोंग और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर। मींस क्या हुआ कि एक इस वाली एक्सिस के अलोंग, देखो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की ना, डॉटेड लाइन, ये ओ क्यू के पैरेलल है, मतलब इसके डायरेक्शन में है ना। तो एक हमने एम जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाना है, और एक हमने बनाना है इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में। ओके ओके, चलिए जी। अब कैसे बना सकते हैं, देखो ये एंगल 30 डिग्री दिया है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा बेटा। हाउ, थोड़ी सी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 ही होगा। क्यों, देखो एक रूल होता है, एक रूल होता है, वैसे तो आप इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, मैं सिंपल बताता हूँ। दो लाइंस के बीच में जितना एंगल होता है ना, अगर आपके पास दो लाइंस है उनके बीच में जितना एंगल थीटा है, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा ही होता है। मतलब दो लाइंस के बीच में जितना एंगल होगा उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी उतना ही एंगल होगा। जैसे मान लो ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल 30 डिग्री है ना, ये दो लाइंस के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो ये जो आपकी ओ क्यू लाइन है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, और ओपी लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो इनके बीच का एंगल भी कितना होगा, 30 होगा, ऑब्वियसली बात है। तो अगेन दिस वेक्टर, अगेन दिस इज एंगल, ये थीटा दिया हुआ है, ये वेक्टर एम जी दिया हुआ है, तो देखो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, अगर आपको पता है, मैंने आपको बताया था जहां पर थीटा दिया होता है वो कॉस कंपोनेंट बनता है, दिस विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एंड इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बनेगा इस साइड, दैट इज एम जी
साइन थीटा। ओके, तो अब हम इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो 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 इसका ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा, मतलब ओ क्यू के अलोंग, जो अलोंग ओ क्यू कंपोनेंट है ना, वो कितना है, एम जी साइन थीटा। जी का वैल्यू 10 ले लेना सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है, वैसे तो 9 पॉइंट होता है। तो टू का एम का वैल्यू तो आपको पता है 2 kg है, जी का वैल्यू 10 ले लिया, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। सो दिस इज 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 को आपको पता है 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन। वेट का यूनिट न्यूटन होता है, तो 10 न्यूटन इसका ओ क्यू कंपोनेंट है ना। और अलोंग, व्हाट इज अलोंग, अलोंग सॉरी अलोंग नहीं, सॉरी यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा ना, परपेंडिकुलर टू, लिखेंगे परपेंडिकुलर टू ओ क्यू के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है दैट इज एम जी कॉस थीटा। ओके, सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा है, तो इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री, दिस इज 2 इंटू 10 इंटू cos 30 is root 3 by 2, 2 cancel, this is 10 into root 3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो it is nothing but 17.3 न्यूटन। ठीक है, और वैसे टोटल वेट क्या होगा बॉडी का, mg होता है ना वेट, व्हाट इज mg मास इसका 2 है और 10 दैट इज 20, तो टोटल वेट जो वर्टिकल डायरेक्शन में ना दैट इज 20 न्यूटन, टोटल वेट इसका 20 न्यूटन है। लेकिन इसका जो वेट अलोंग QO होगा वो होगा 10 न्यूटन, एंड अलोंग इसके परपेंडिकुलर, सॉरी इस ओ क्यू के जो परपेंडिकुलर लगेगा दैट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। इसी से हम मतलब यहाँ से आप नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स निकाल सकते हो, यहाँ से आप फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल सकते हो, जब आप पढ़ेंगे आगे। अगर फ्रिक्शन निकालना है तो वो एम जी साइन थीटा के अपोजिट होगी, जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा वो एम जी कॉस थीटा के अपोजिट होगा। दैट्स वाई हम एक एम जी इज अ वेट, वेट इज अ फोर्स, तो एक फोर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करके सॉल्व किया। दैट्स वाई वी लर्न हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और ये पता चल गया होगा कि हम रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर को और रेजोल्यूशन क्यों जरूरी है। आगे हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं, वरना ये बहुत लेंथी हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम करेंगे और फिर हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।